हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चों आप लोग? पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अब तो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब तो कुछ ही दिन बच गए हैं, इसलिए अब जग जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेहनत करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक कहावत है ना कि देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव सक्सेस। अगर सफलता पानी है तो कठिन परिश्रम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप सोचें कि हम शॉर्टकट कर लें और शॉर्टकट से करके और हमें सफलता मिल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको सफल होना है तो कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी, डेडिकेशन लाना ही पड़ेगा। न केवल पढ़ाई के लिए, आगे भी फ्यूचर में आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, सफलता पानी है, तो आपको अपना डेडिकेशन, अपनी मेहनत, कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब वही टाइम है, कठिन मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को करो। जितने ज़्यादा पेपर्स को करोगे उतना आपका डर भी निकलेगा। अभी आप लोगों को डर भी बहुत लग रहा होगा कि अरे यार एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डिटर्मिनेशन अपना फिक्स रखना है, अपना जो निश्चय है वो दृढ़ रखना है, टारगेट बना के चलना है कि आज मुझे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है तो करना ही है। उसके लिए भले रात की 2 बज जाए, 3 बज जाए, पूरी रात भी जगना पड़े, तो वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करके ही सोना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना ही है। इसके अलावा अब जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में आपको पेपर्स भी करने बहुत ज़रूरी हैं। पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाइए, उनको करिए, बैठिए, 3 घंटे का टारगेट लीजिए। उस 3 घंटे में आप कितना पेपर कर पाते हैं वो जज करिए। अलार्म लगाइए, अलार्म सेट करिए कि मैंने 3 घंटे में इतना पेपर कर लिया। हो सकता है पहले दिन आपका कुछ पेपर छूट जाएगा, दूसरे दिन ज़्यादा कवर करोगे, तीसरे दिन पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे। तो जब आप पेपर्स को टाइम लिमिट से करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, आपका पेपर का टाइम मैनेजमेंट भी बढ़ेगा और आपकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ेगी। एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिविटी ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो हर क्वेश्चन को अलग अलग मार्किंग दी गई है, अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, वो सिर्फ यही जज करने के लिए दिए गए हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप पेपर पैटर्न को कैसा समझ रहे हैं, किस तरह से आप उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमें जो याद है हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, जितने मार्क्स का पूछा जाए उतना ही लिखना है। अगर कोई 2 नंबर में क्वेश्चन आती है तो वहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है या फॉर्मूला लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, वही 10 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का आ जाता है, तो आपको पूरा डिटेल में सब कुछ उसके अंदर लिखना है। एक चीज़ और है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, मैंने कई कॉपियाँ चेक करी, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि आप जब क्वेश्चन लिख रहे होते हो तो आप ये समझते हो कि अरे टीचर को तो आता होगा, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। आप जब लिखने बैठ रहे हो तो आपको यही सोचना है कि अगले को कुछ नहीं आता है, सब कुछ मुझे बताना है, तो पूरा क्लियर वे में लिखना है। कोई डेफिनेशन भी अगर लिख रहे हैं तो उसको शॉर्ट में नहीं लिखनी है, उसको पूरा क्लियर वे में लिखनी है। कोई डेरिवेशन भी अगर आप कर रहे हैं तो उसको पूरा क्लियर वे में लिखना है। फिगर्स बहुत ही क्लियरली बना के आने हैं, डेरिवेशन बहुत नीट एंड क्लीन करने हैं, काटाफासी नहीं करनी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा पेपर करते वक्त ध्यान रखिए और ये अभी से फॉलो करिए ताकि प्रैक्टिस में आएगा जब आप मेन एग्ज़ाम देने जाएंगे। अभी टाइम है, कम से कम 15 से 20 पेपर्स आपके हो जाने चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के पहले तक। एटलीस्ट 15 पेपर तो हो ही जाने चाहिए। अगर आप 15 पेपर कर लेते हैं हाथ से तो मान के चलिए 90-95 से % कम आ ही नहीं सकते हैं आपके। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिज़िक्स को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह के रिएक्शंस वो दिखाते हैं, फिशन, फ्यूज़न, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन सब को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। आज हमें न्यूक्लियस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता। जब आप छोटे थे आप लोगों ने 7th-8th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल को लिया, उसको ईंट के अंदर बहुत गहरा खड्डा करके रख दिया, फिर ये देखा कि उसमें से कुछ रेज निकली थी,
कुछ रेज ऐसी थी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई, कुछ रेज ऐसी थी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई, और कुछ रेज ऐसी थी जो न्यूट्रल थी, सीधी निकल गई। तो इन्हीं रेज को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है। और ये जो मटेरियल है जिसने ये रेज निकाली है, इसको रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप लोगों के पास जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, मान लिया ये हमारे पास कोई एक गहरी ईंट है, इसमें यहाँ पे एक बहुत गहराई में, बहुत ज़्यादा गहराई में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा है, यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या हुआ था, इसमें से कुछ रेज निकलती है, ये रेज दिखती नहीं है, अदृश्य रेज होती हैं, बिना दिखने वाली रेज होती हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई किया। कैसे किया, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा। तो ये देखा कि जो रेज निकल रही थी उसमें से कुछ रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई और कुछ रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई और कुछ रेज सीधी निकल गई। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई उनमें पॉजिटिव नेचर था, उनको अल्फा रेज कहते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ गई उनमें नेगेटिव नेचर था, उनको बीटा रेज कहते हैं। और जो बिना मुड़े सीधी निकल गई, जो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उनको गामा रेज कहते हैं। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा। अब हमें उसके पीछे की फिजिक्स पढ़नी है। कोई भी न्यूक्लियस है उसमें से अल्फा रे निकल रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि अल्फा रेज निकल गया, लेकिन अल्फा रे निकलने से उस न्यूक्लियस पे क्या चेंज हुआ, वो न्यूक्लियस वही रहा या नया बन गया, या जो भी हुआ है उसमें क्या फिजिक्स लगी है, हमें वो पढ़नी है। तो ये जो तीनों तरह के हमने विकिरण बताए हैं, इन तीनों के निकलने से न्यूक्लियस में क्या चेंज आया, क्या नया न्यूक्लियस बना, वो हमें पढ़ना है। दूसरा, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, विघटित हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज में रहते ही रहते हैं। याद है आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद हिस्ट्री में कि हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे। कब डाले गए थे, कितने सालों पहले डाले गए थे, और उसका इफेक्ट आज तक देखने को मिलता है। वहाँ जो नए बच्चे, अभी जो नई जनरेशन आ रही है उसमें अभी तक कुछ ना कुछ विकलांगता रहती है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर रहता ही है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट जरूर हो रहे हैं, कम जरूर हो रहे हैं, विघटित जरूर हो रहे हैं, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होंगे, हमेशा रहेंगे। इसलिए आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, न्यूक्लियर टेस्टिंग करना, इन सब पे बैन लगा दिया गया है। क्योंकि अगर इसी तरह से न्यूक्लियर टेस्टिंग होती रही, न्यूक्लियर बॉम्ब बनते रहे, न्यूक्लियर अटैक होते रहे, तो पूरी मानव जाति एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारे ही न्यूक्लियर टेस्ट, हमारे इंडिया में भी एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, कितना अपोज हुआ था उसका, यूएसए चाहता ही नहीं था कि हम इस तरह का कोई टेस्ट करें, और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हम इस तरह का टेस्ट करें। याद है, इस पे मूवी भी बनी थी, नहीं देखी है एग्जाम के बाद जरूर देखना, परमाणु मूवी है, उसमें बहुत अच्छे से पूरा बता रखा है कि कितनी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा सपोर्ट किया था साइंटिस्ट को, और इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कहाँ किया था, पोखरण में किया था, राजस्थान में ही किया था। ठीक है, उसके बाद इंडिया एक न्यूक्लियर फील्ड में, नाभिक के फील्ड में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में एक बहुत ही सक्षम, बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के सामने आई थी। ठीक है, हाल फिलहाल ये तो सारी हिस्ट्री की बातें हैं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये, या आगे जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें जीके में पढ़ेंगे। जैसे जैसे चीज़ें मुझे याद आती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ आपके साथ। हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली इसके पीछे की फिजिक्स है। तो हम फिजिक्स शुरू करते हैं, हिस्ट्री आप लोग बाद में पढ़ लेना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिवता क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी की, जो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी वो हेनरी बैकुलर ने सबसे पहले की थी, और उसने क्या लिया था, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का टुकड़ा लिया था। जो मटेरियल उसने काम में लिया था वो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट था। उसने क्या किया, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़े को लेकर उसको एक पैकेट में बांध दिया, एक कागज में बांध दिया, उसके आगे एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी, और फोटोग्राफिक फिल्म और इस पैकेट के बीच में एक सिल्वर की फिल्म रख दी। ठीक है, फिर उन्होंने ये देखा कि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल था उसमें से कुछ रेज निकली। जब वो रेज
निकल के सिल्वर में से पास होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ी तो फोटोग्राफिक प्लेट थोड़े टाइम बाद काली पड़ चुकी थी। पूरी की पूरी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो काली हो गई थी। काली हुई इसका मतलब ये था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में से, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में से, उसमें से कुछ विकिरणें निकली। वो विकिरणें जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ी तो उसने उसको काला किया। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो इस तरह के विकिरण निकालते हैं उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो रेडियो एक्टिव विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने पढ़ा कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या हो रहे हैं, जो रेडियो एक्टिवता है, जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है, वो दो तरह की हो सकती है। एक तो नेचुरल होती है जो अपने आप विघटित हो रही है, और एक है जिसको लैब में विघटित किया जाता है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। अगर वो नेचुरली विघटित हो रही है, अपने आप विघटित हो रही है, तो वो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता कहलाती है। और जब वो अपने आप विघटित होती है तो उसमें से जो विकिरणें निकलती है वो अल्फा, बीटा और गामा विकिरणें होती है, और ये अपने आप उत्सर्जित होती है। लेकिन जब इनको लैबोरेटरी में ज़बरदस्ती कोई फोर्स लगाकर विघटित किया जाता है, विखंडित किया जाता है, डीके किया जाता है, तो इसको कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस केस में अल्फा बीटा गामा नहीं निकलते हैं, लेकिन जो पार्टिकल निकलते हैं उनका बिहेवियर अल्फा बीटा गामा जैसा ही होता है। मतलब इफेक्ट वो का वो होता है जो नेचर में, जो नेचुरल होने पर होता है। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी थी उसमें जो हमें रिजल्ट मिल रहा था वो का वो रिजल्ट यहाँ होता है, लेकिन किया जाता है लैबोरेटरी में, अपने आप नहीं होता है। ठीक है, हर रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होने के लिए कुछ एक नियम को फॉलो करता है। केवल एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ही नहीं, नेचर में, प्रकृति में जो भी चीज़ है किसी न किसी एक नियम को फॉलो करती है। प्रकृति अपने आप एक नियम को फॉलो करती है। सिर्फ एक अपन मानव ही हैं जो किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। हमें भी नियमों को फॉलो करना है, प्रकृति को संरक्षित रखना है, क्योंकि अगर प्रकृति संरक्षित रहेगी तो हम हैं। अगर प्रकृति संरक्षित नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व आने वाले टाइम में नहीं रहेगा। आज आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि दिल्ली में इस साल की जो सर्दी थी उसमें इतना ज़्यादा स्मोक था, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था कि बाहर वॉक करना पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए, मॉर्निंग वॉक करना पॉसिबल नहीं है। तो सोचिए कितना पॉल्यूशन हो रहा है। और ये पॉल्यूशन किस कारण से हो रहा है? हमारे कारण ही तो हो रहा है। जानवरों के कारण कभी कोई पॉल्यूशन थोड़ी ना होता है। जानवरों के कारण तो बल्कि और नेचर अच्छी हो रही, क्लीन हो रही है। भगवान ने, ईश्वर ने जो भी नेचर बनाया है, हर चीज़ को बनाया है, वो नेचर को बैलेंस करने के लिए बनाया है। हम एक मानव हैं जो क्या कर रहे हैं? नेचर को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो हम साइंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें साइंस के साथ साथ नेचर को भी ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो इको फ्रेंडली हो, उन नियमों को बनाना है जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन हो रहा है, वो किस नियम को फॉलो करता है? एक नियम को फॉलो करता है। उस नियम को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम या रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। और इसको किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने ये कहा कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने आप विघटित होता है, उसको विघटित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। आपने यूरेनियम का पार्टिकल रख दिया, अपने आप वो विघटित हो जाएगा। भले ही उसको कितना भी गहरे खड्डे में रख दो, भले उसको कितने भी संदूकों में बंद करके रख दोगे, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो कम ही मिलेगा, क्योंकि वो अपने आप विघटित हो गया। ठीक है, जब भी ये विघटन हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव पदार्थ का जब विघटन हो रहा है, तो इसमें किसी भी भौतिक अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब या क्षेत्रफल। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं प्रेशर ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं एरिया ज़्यादा है, कहीं कम है, उसका रेडियो एक्टिव विघटन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि उस टाइम पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे उस पर। इसी चीज़ को
नियम के रूप में, एक लॉ के रूप में रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने ये कहा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की जो दर है, विघटन की दर मतलब उसके डिक्रीज होने की दर, समय के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या कमी आ रही है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। तो माइनस dN/dt किसको बता रही है? रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर को बता रही है। तो जो विघटन की दर है वो उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं के समानुपाती होती है। अगर सक्रिय परमाणु उस वक्त ज़्यादा है तो विघटन की दर भी ज़्यादा होगी, सक्रिय परमाणु कम है तो विघटन की दर कम होगी। अगर पहले यूरेनियम का 100 किलो का मटेरियल है तो वो जल्दी विघटित होगा, वो विघटित होते होते अगर 10 ग्राम रह जाएगा तो उतना ही कम विघटित होगा, उसकी जो विघटन की दर होगी वो कम हो जाएगी। तो नियम को अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या बन गया? माइनस dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है, यह जो कांस्टेंट आया वो लैम्डा, इसको क्या कहा जाता है? विघटन स्थिरांक या रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक, डीके कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें आगे वाले स्टेप में क्या करना है? जो हमें पीछे इक्वेशन मिली उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। फिजिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, मैट्रिक्स ये हमेशा आएगी, इसलिए ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अभी ठीक है, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, लेकिन बोर्ड के बाद अगर आपको इसी फील्ड में आगे रहना है, साइंस में ही आगे रहना है, फिजिक्स लेनी है, तो आप इन चीज़ों को वापस अच्छे से पढ़िए। और नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहां से आप इसको कर सकते हैं। हम भी हमारे इस चैनल पर भी कुछ वीडियोस हैं जो इसी तरह की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, जो बेसिक मैथ्स आपके फिजिक्स में काम में आती है उस पर है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आप वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। चलिए, हमने जो पीछे इक्वेशन ली उसका समाकलन किया। इक्वेशन क्या थी पीछे लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी dN अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। ये इक्वेशन हमारे पास थी। हमने क्या किया? इस n को dn के नीचे लिख दिया और dt को इधर ले लिया और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या मिला? इंटीग्रेशन dn अपॉन n माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा dt। तो ये जो 1 अपॉन n है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना मिलता है? log n, या log की बेस e लिखा हुआ है, कई जगहों पर log की बेस 10 भी लिखा हुआ होता है, एक ही चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई है अपर लोअर, इसलिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब t 0 था, इनिशियली जब हमने पूरा 100 किलो का यूरेनियम लिया था, उस टाइम पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो मैक्सिमम थे, जिसको n0 से n0 से रिप्रेजेंट किया। इस वैल्यू को अगर अपन इक्वेशन में रखें, यहाँ t की जगह 0 रख दें, n की जगह n0 रख दें, तो क्या मिल गया? ये तो पूरी 0 हो गई। तो c कितना मिल गया हमें? c मिल गया log की बेस e n0। कई बुक्स में log के बेस e को log n ln भी लिखा जाता है। जब भी ln लिखा है इसका मतलब log की बेस e है, और जब log पूरा log लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है log की बेस 10। बात एक ही चीज़ है, आप ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि फिजिक्स में log की बेस 10 और log की बेस e का इतना फर्क नहीं पड़ता है। यही अगर आप मैथ्स में करते हैं तो उसका फर्क पड़ जाता है। ठीक है, इस c की वैल्यू को हमने हमारी इक्वेशन में रख दिया, तो log n इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस log n0 बन गया। अब इस log n0 को हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा? log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ठीक है, मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? log n अपॉन log n0, क्योंकि log m माइनस log n log m अपॉन n हो जाता है।
ठीक है, इसी नियम को हमने लगाया तो हमें क्या मिल गया, log n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अब अगर अपन log ट्रांसफर कर देते हैं, इक्वल के उस तरफ ले लेते हैं तो एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। मतलब जो हमारा पार्टिकल का, रेडियोएक्टिव मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, विघटन हो रहा है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका डिक्रीज हो रहा है, उसमें जो विघटन हो रहा है, उसमें जो कमी आ रही है वो एक्सपोनेंटली आ रही है। पावर माइनस है, इसका मतलब कमी आ रही है, और ई है, इसका मतलब एक्सपोनेंटली आ रही है। इसी चीज को हम ग्राफ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ पे बना के समझा सकते हैं। तो ग्राफ से अगर हम इसको समझाएं तो ये हमारा ग्राफ है। इसके लिए किसके बीच में ग्राफ बनाया गया है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल और टी टाइम के बीच में। तो हमने इक्वेशन क्या डिराइव करी थी पीछे, हमारी इक्वेशन थी n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। जब t 0 है तब हमारे पास n नॉट पार्टिकल है, और फिर उसके बाद वो एक्सपोनेंटली डिक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होंगे, ये ऐसे पैरेलल चलती रहेगी, कभी भी इसको टच नहीं करेगी, क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसका अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो ये इस तरह से पैरेलल कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ज़ीरो नहीं होगी, इस टी एक्सिस को आके ये कभी भी टकराएगी नहीं। इसलिए एग्जाम में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो ये बना रहे हैं उसको आगे ऐसे लाइन करना है, न कि इस पर ऐसे ऐसे टच नहीं करना है आपको। ये टच कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे पैरेलल लाइन बनानी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, हम उसको भी समझते हैं। ये देखिए, अभी जो हमें इक्वेशन मिली थी n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब हमें लेमडा की अगर वैल्यू निकालने को कहते हैं, लेमडा कैसे निकालें, तो लेमडा निकालने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में, ये जो हमें इक्वेशन मिली, इसमें लेमडा की जगह 1/t रख दिया। जो भी चीज़ लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है हम उसका उल्टा रख देते हैं। अगर 1/t आ रहा है तो 1/t, 2t आ रहा है तो 1/2t, t/2 आ रहा है तो डिवाइड बाय t/2। जो भी लेमडा के साथ चीज़ मल्टीप्लाई में आ रही, बेसिकली हमें करना क्या है, ई की पावर -1 बनाना है। तो ई की पावर -1 बनाने के लिए लेमडा की वैल्यू हम वो रखेंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल। तो हमारे पास मल्टीप्लाई में t आ रहा है, इसलिए हमने लेमडा को कितना मान लिया, 1/t मान लिया। तो 1/t अगर हम यहाँ रख देते हैं तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर -1 हो जाएगा। लेमडा की जगह हमने 1/t रखा, t से t कट गया, -1 आ गया। e की पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/e लिख सकते हैं। 1/e की वैल्यू होती है 2.72, अगर अपन 1/e करते हैं तो 0.37 बनता है, इसका मतलब 37% आ गया। तब इससे हमने विघटन स्थिरांक की, जो हमारा डीके कांस्टेंट है, उसकी डेफिनेशन निकाली। ये कहा कि समय का वह व्युत्क्रम मान, टाइम की वो रेसिप्रोकल वैल्यू जितने में सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान कितना था, एन नॉट, उसकी 1/e या 37% रह जाए, उस समय को क्या कहते हैं, विघटन स्थिरांक कहते हैं। वो समय जितने समय में परमाणुओं की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या की घटकर 37% रह जाती है, उस समय को क्या कहते हैं, विघटन स्थिरांक कहते हैं, डीके कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? चलिए, ये हुआ हमारा विघटन का नियम। जो रेडियोएक्टिव मटेरियल किसी भी विघटन के नियम को फॉलो कर रही है वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमें करना है रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव क्षय। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको कहा था, कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल 3 तरह की रेस को, 3 तरह के विकिरणों को उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा और गामा। हमें पढ़ना है कि ये जो डीके हो रहा है, ये जो क्षय हो रहा है, उससे परमाणु में क्या चेंज आ रहा है, क्षय होने से वही परमाणु रहा, नया परमाणु बना, किस तरह से फिजिक्स लगी उसके अंदर, वो हमें पढ़ने। शुरू करते हैं रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव क्षय। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है अल्फा डीके।
अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम पार्टिकल के इक्वल माना जाता है। एक हीलियम पार्टिकल क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और जिसका मास नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन 2 है। मास नंबर 4 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो 4 है। अगर प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 2। और अगर प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हीलियम एटम वो एटम है जिसमें प्रोटॉन भी 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ऐसा ही एक हीलियम नाभिक माना जाता है। जब किसी पार्टिकल पर, जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से, किसी एक रेडियो एक्टिव नाभिक में से अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा किरणें निकलती है, तो क्या हुआ? उसका जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था, मान लिया हमारे पास जो न्यूक्लियस था वो ZXA था। ठीक है, Z इसका एटॉमिक नंबर है, A इसका मास नंबर है। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकला, ये जो 2He4 है ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल ही अल्फा पार्टिकल होता है ना। तो जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या हुआ? जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था उसके Z में 2 कम हो गया, उसका परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाएगा और उसका जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा। साथ में बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी जिसको विघटन की ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि शुरू में क्या थे? ये सारे बंधे हुए थे, जैसे ही ये टूटेंगे तो ऊर्जा निकलेगी, वही ऊर्जा हमारी विघटन ऊर्जा कहलाती है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहलाती है। तो जब भी किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसका मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है। लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो भी चेंज हो जाएगा, अब X नहीं रहेगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है। एक ही एटॉमिक नंबर के कभी भी 2 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर Z एटॉमिक नंबर X का था तो Z-2 अब X का नहीं रहेगा, वो किसी और एलिमेंट का हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, यूरेनियम का एग्जांपल लिया। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, Z92 है और उसका जो मास नंबर होता है वो 238 है, A238 है। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकला, हीलियम पार्टिकल निकला, तो क्या हो गया? 92 में से 2 कम किए 90, 238 में से 4 कम किए 234। अब 90 एटॉमिक नंबर वाला जो पार्टिकल होता है वो यूरेनियम नहीं होता है, वो थोरियम होता है। तो जब यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल निकला तो वो क्या बन गया? थोरियम बन गया, साथ में बहुत सारी एनर्जी भी निकाली। इसी तरह से और एग्जांपल समझते हैं, रेडियम का, आरए का जो एटॉमिक नंबर था वो 88 था और उसका जो मास नंबर था 226 था। जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हुआ, 88 का 86 हो गया और 226 जो इसका मास नंबर था उसमें से 4 कम हो गए तो 222 हो गए। एलिमेंट चेंज हो गया, रेडियम बन गया, आरएन बन गया, बहुत सारी एनर्जी भी निकल गई। तो ये हुआ हमारा अल्फा डीके। अल्फा डीके जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये इक्वेशन तो लिख के आनी ही आनी है, ये मस्ट कंपल्सरी है और एक एग्जाम्पल लिख के आना ही आना है। आप ये थ्योरी लिखे ना लिखे इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम पार्टिकल होता है, ये लिखना है और ये रिएक्शन लिखनी है और ये एग्जाम्पल लिखना है। इतना लिख देंगे तो भी काफ़ी, ये सारी लैंग्वेज लिखनी जरूरी नहीं है। ये तो लिखी इसलिए जाती है ताकि आप लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन देख के समझ में आए ना आए, लैंग्वेज लिखी हुई तो आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। एग्जाम में ये लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, टाइम है तो लिखो, नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बीटा डीके की बात करते हैं। जिस तरह से हमने अल्फा डीके के लिए कहा उसी तरह से हम बीटा डीके भी बताते हैं। बीटा डीके 2 तरह के हो सकते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। ठीक है, जब भी किसी नाभिक में से, किसी न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकलता है, वो भी कौन सा? बीटा प्लस पार्टिकल निकलता है, तो क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। देखिए एटॉमिक नंबर पहले Z था, Z में से 1 कम हो गया लेकिन मास नंबर सेम ही रहा, A ही रहा। ये कब हुआ? जब बीटा प्लस पार्टिकल निकला। ठीक है, इस केस में एक और पार्टिकल निकलता है जिसको कहा जाता है न्यूट्रिनो।
ठीक है। इसी तरह से जब बीटा माइनस डी के होता है, किसी न्यूक्लियस में से बीटा माइनस रे निकलती है, बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहेगा, और इसमें एक और पार्टिकल निकलता है जिसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। राइट, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैग्नीशियम एटम है हमारा, मैग्नीशियम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास नंबर 23 होता है। अब इसमें से हमें क्या करना है, बीटा प्लस निकालना है। ये जो 0e+1 है ये कहलाता है पॉजिट्रॉन, और ये जो E0-1 है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बीटा माइनस डी के होगा, जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो बीटा प्लस डी के होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम में से एक पॉजिट्रॉन निकला, मैग्नीशियम का बीटा प्लस डी के हुआ, तो क्या हुआ, 12 में से 1 कम हो जाना चाहिए, तो 12 में से 1 कम होके 11 बन गया, मास नंबर सेम रहेगा, 23 ही रहेगा। 11 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा होता है, सोडियम होता है, साथ में न्यूट्रिनो निकला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम का जब बीटा प्लस डी के हुआ तो वो किस में बदल गया, सोडियम में बदल गया, और साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल निकले। ठीक है, थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं कि बीटा प्लस और बीटा माइनस क्या होते हैं, दूसरी लैंग्वेज में समझें इसको कि बीटा प्लस और बीटा माइनस डी के क्या होते हैं। ये एक न्यूक्लियस रिएक्शन है, न्यूक्लियस में ही होगी, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होगी। बीटा माइनस डी के वो रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में रूपांतरित हो जाएगा, तो बीटा माइनस डी के कहलाएगा। ये रिएक्शन होगी और इसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये गामा बार किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी न्यूट्रिनो को। उसी तरह से प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलेगा तो बीटा प्लस डी के होगा, और ये इसमें क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, जो हमारा न्यूट्रिनो है वो निकलेगा। तो यहाँ पे जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये जो 1H1 है ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदल रहा है तो बीटा माइनस डी के हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलता है तो क्या हो रहा है, बीटा प्लस डी के हो रहा है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, और साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एक्सचेंज को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरे तरह का क्षय आता है, तीसरी तरह का डीके आता है, वो आता है लास्ट जो डीके आता है वो आता है गामा डीके। ठीक है, गामा डीके क्या हुआ, जनरली क्या होता है कि जब अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो जब किसी एलिमेंट में से, किसी नाभिक में से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकले तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से वापस आएंगे निम्न ऊर्जा स्तर में, तो जब निम्न से मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो कुछ ऊर्जा अवशोषित करते हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन जब हायर से वापस लोअर में आएंगे तो उसी एनर्जी को वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जब अल्फा और बीटा पार्टिकल विघटित होता है, उत्सर्जन होता है, तो उस केस में नाभिक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। नाभिक कहाँ चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। कब, जब अल्फा और बीटा का उत्सर्जन होगा। अब उत्तेजित से जब वापस से मूल अवस्था में आएगा तो वो क्या करेगा, जितने ऊर्जा स्तरों को पार करके वो गया है उतनी ही ऊर्जा को वापस से निकालेगा। किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। इसी को क्या कहा जाता है, गामा डीके कहा जाता है, गामा क्षय कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा मूल ऊर्जा स्तर है, मान लिया इसकी ऊर्जा E0 है, ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर है E1। अब कोई भी एक नाभिक है वो एक्साइटेड होके कहाँ गया, E1 में गया, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करके वो कहाँ गया, E1 में गया। अब E1 से जब वापस से वो E0 पर आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलेगी, फोटोन की फॉर्म में निकलेगी। फोटोन की ऊर्जा H होती है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, गामा डीके कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारा
रेडियो एक्टिव पूरा कंप्लीट, और ये आपके एग्ज़ाम इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, रेडियो एक्टिविटी का विघटन नियम और रेडियो एक्टिव डीके, तीनों तरह के रेडियो एक्टिव डीके, ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अल्फ़ा निकलेगा तो क्या होगा, बीटा निकलेगा तो क्या होगा, गामा निकलेगा तो क्या होगा। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट दे देंगे और आपसे कहेंगे इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकालो या बीटा पार्टिकल निकालो, तो आप आराम से कर सकते हैं। विघटन नियम पूरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रेडियो एक्टिविटी का विघटन का नियम समझाइए, तो पूरा डेरिवेशन अगर लॉन्ग में आता है तो पूरा करना है, और अगर शॉर्ट में आता है तो सिर्फ नियम लिखना है, -dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, बस इतना ही लिखना है। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा डेरिवेशन करना है, n = n0e⁻λt निकालना है और पूरा वो ग्राफ बना के एक्सप्लेन करना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इसकी, हाथ से लिखिए, हाथ से लिखेंगे तो याद रहेगा। आज मैंने पढ़ाया, आज के आज इसके नोट्स बनाइए, आज के आज इसको पढ़िए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगी, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगी। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, अपना डेडिकेशन पढ़ाई को लेके बढ़ाएं, तो आप सफल ज़रूर होंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स के टॉपिक के साथ, जो बहुत ही इजी वे में आपके सामने रखा जा रहा है, आपकी लैंग्वेज में आपके सामने रखा जा रहा है। तब तक थैंक यू वेरी मच।